तो आप सभी का स्वागत। और जिस तरीके से लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में किस करवट बैठने वाली है, लगातार नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। आने वाले 2027 में जो पार्टियों के संभावित प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दलित समाज के बड़े नेता हैं। जानने का प्रयास करते हैं जो किसनी से संभावित प्रत्याशी भी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत गौरव जी, आप आए हमारे घर पे और आने वाले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर पे पधारे। जी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सर, शुभम सिंह जाटव, ये नाम राजनीति में कब आया और इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, मैं तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं MBA कर रहा था पूना से करने के बाद मैंने जो है विभिन्न जगह पे नौकरी की। तो PNB में फिरोजाबाद से लास्ट मेरा था अक्टूबर 2014 में रिज़ाइन करने के बाद। और फिरोजाबाद में रहते रहते मैं वहाँ के जो दलित समाज के और BSP से जुड़े हुए मूवमेंट थे उनसे थोड़ा सा बामसेफ की मीटिंगों में मेरा आना जाना हो गया। और वो लोग भी कभी चंदा लेने, कभी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मिलने जुलने बुलाने के लिए आते जाते थे। तो उन्हीं से जुड़ गया, मैं थोड़ा मूवमेंट से जुड़ा, बाबा साहब के बामसेफ को जाना, तो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो वहाँ एक हमारे जिनको मैं गुरु बोलता हूँ, उनसे जब मैंने कहा मैंने अब नौकरी नहीं करनी और राजनीति ही करनी है, तो कुछ समय मैंने वहाँ नौकरी पे रहते हुए बामसेफ में बिताने के बाद ये फाइनल हुआ कि अब नौकरी भी नहीं करनी, अब चलो। तो उन्होंने कहा कि सही सलाह दी। उन्होंने कहा कि शुभम, आप मैनपुरी के रहने वाले हो और अगर मैनपुरी में जाकर राजनीति करोगे तो जब कभी कुछ तुम्हें बड़ा मिलने का होगा या बड़े मौके आने को होंगे तो यहाँ फिरोज़ाबाद में लोग तुम्हारा विरोध कर देंगे। तो यू शुड गो देयर, मतलब अपने प्लेस पे जाओ और वहाँ करो जो भी कुछ करना है। तो बस उसके बाद से राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। मैनपुरी आया, BSP के लोगों के साथ जुड़ा, उनके साथ मिशन मूवमेंट में काम किया, विभिन्न संगठनात्मक पदों पर रहते हुए। BSP का जो सबसे बड़ा पद माना जाए या किसी भी दल का एक ज़िले स्तर का जो पद होता है, मैं जिलाध्यक्ष बना मैनपुरी जनपद का। और बस वहाँ शुरुआत हुई, फिर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। और जब कहते हैं ना कि बात उस पर आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, तो बात एक बार हमारे ऐसे ही क्लैश हो गए। क्लैश के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि पार्टी में क्लैश हुए कुछ। तो कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ये होते हैं कि पड़े रहते हैं, एक ये होते हैं कि अपना स्वाभिमानी होते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा, तो जहाँ स्वाभिमान टकराया वहाँ फिर रहना उचित नहीं समझा हमने। बसपा को अलविदा कह दिया। बसपा को अलविदा कहा, बिल्कुल कहा मैंने। और वहाँ भी मैंने जो भी भविष्यवाणी उस समय की थी अपने संगठनात्मक लोगों से कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, आप मान लीजिए मेरी बात। उन लोगों ने नहीं माना। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक अकेले आदमी की बात कौन मानेगा। बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ BSP को छोड़ा, पूरी एक सूची थी। तो वो आज भी मेरे साथ हैं, मतलब उन्हें ये भरोसा है कि शुभम भाई जहाँ होंगे, जैसे होंगे, हमारे समाज की, हमारे लोगों की और दुख और तकलीफ़ों को समझते हुए हमारे लिए काम करेंगे। तो वो अपना है। बहुजन विचारधारा को अलविदा कहने के बाद फिर आप समाजवादी विचारधारा में शामिल हो गए। कैसे मोह भंग हुआ था, बता दिया आपने जी। प्यार क्यों हुआ समाजवाद विचारधारा? बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल, आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है जो इतने इंटरव्यूज़ मेरे हुए किसी ने पूछा नहीं। बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि बहुजन और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े होने के साथ जब मैं BSP का प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैं 8 जनवरी को प्रेसिडेंट बना, 8 जनवरी 2019 को। और बहन कुमारी मायावती जी ने 12 जनवरी को सपा से गठबंधन कर लिया था। तो माननीय बहन जी के, आपको याद हो, गेस्ट हाउस कांड याद हो, और बहुजन महापुरुषों का अपमान समाजवादी पार्टी द्वारा विभिन्न समय पे किया गया। जो आज PDA की बात करते हैं, उन PDA वालों ने बहुत सारे ज़िले जो बहन जी ने दलित और पिछड़े महापुरुषों के नाम पे बनाए थे, उन ज़िलों के नाम बदले, यूनिवर्सिटीज़ के नाम बदले, मेडिकल कॉलेजों के नाम बदले। इन सब को दरकिनार करते हुए माननीय बहन जी ने 2019 में लोकसभा से पहले 12 तारीख को, मैं 8 को जिलाध्यक्ष बनाया गया और 12 तारीख को उनका गठबंधन हो गया। 15 तारीख को बहन जी का जन्मदिन था, बड़े हर्षोल्लास के साथ सपा और बसपा ने मनाया उसको। तो
थोड़ी सी करीबियाँ तो हो ही जाती हैं जब आप साथ में चुनाव लड़ेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो था क्या कि ये पैक्ट शायद रहा होगा ऊपर से कि जहाँ से बीएसपी का मतलब लड़ेगा वहाँ सपा वालों के हाथ में बागडोर रहेगी, ऐसा कुछ रहा होगा। तो उस समय क्या था कि मेरी करीबियाँ जो है, चूँकि सांसद तेज प्रताप जी थे वही सब चुनाव देख रहे थे, तो उनके साथ काफ़ी क्लोजनेस हो गई। उनके साथ गाड़ी में जाना, मंचों पे भाषण देना, और मैं तो अपना सौभाग्य ये मानता हूँ, भले ही मैं दल मेरा कोई भी हो, मैं अपना सौभाग्य इसलिए मानता हूँ, देश के उस समय के बड़े नेता माननीय बहन जी जिस मंच पे थीं, जिस मंच पे नेताजी मुलायम सिंह जी थे, आकाश आनंद जी, सतीश मिश्रा जी, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह जी, वो उस समय जिंदा थे, वो उस मंच पर थे। तो मेरे ख्याल से प्रदेश का सबसे बड़ा मंच जिसका संचालन और जिसकी देखरेख मुझे मिली थी, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। मुलायम सिंह जी का मैं आखिरी प्रस्तावक भी रहा। तो ये कहते हैं ना कि इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। तो जब मैंने बीएसपी को अलविदा कहने का सोचा तो दिमाग में ये आया ही नहीं कि सरकार किसकी है, मुझे किसके साथ जाना चाहिए। चूँकि सपा के लोगों के साथ करीबियाँ थीं तो सपा ने थोड़ा सा अप्रोच भी किया मुझे। मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है। अगर सरकार का लालच होता तो जब मैं राजनीति में आया, आप समझिए कि जब मैं राजनीति में आया उस समय जो कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि आपने दल बदले और ये बदला वो बदला और आप तो मलाई, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने मलाई कैसे खाई। जब सपा की सरकार थी तो मैंने अपने कैडर बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़ के राजनीति की। 15 में राजनीति में मैं आया, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मैं जीरो से शुरू किया था, तो मैं सपा से भी कर सकता था, लेकिन मेरी वो विचारधारा नहीं थी, तो मैं उनके साथ न जाके बीएसपी के साथ अपना काम किया। 19 तक जिस समय मैंने इसको छोड़ा, 22 में बसपा को छोड़ा, उस समय समाजवादी की सरकार तो नहीं थी, उस समय भाजपा की सरकार थी। तो मैं अगर लालची किस्म का व्यक्ति होता तो मैं सपा में न जाके भाजपा में अप्रोच करता और मैं भाजपा में चला जाता। लेकिन कहा यह जाता है कि राजनीति में बहुजन विचारधारा के लोग भाजपा में एडजस्ट आसानी से हो नहीं पाते। अब मैं तो आपके सामने हूँ, मुझे भी लोगों ने ये बताया था कि आप अगर भाजपा में जाएंगे तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई आपको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि बड़े से बड़े मंच पे, जो भी जिले स्तर पे बड़े से बड़ा नेता आए हैं, अमित शाह जी के मंच पे मुझे रहने का मौका मिला, मुझे बोलने का भी मौका मिला। केशव प्रसाद मौर्य जी आए, मुझे उस मंच से भी बोलने का मौका मिला और मंच पे रहने का मौका मिला। योगी जी आए, योगी जी के मंच पे रहने का भी मौका मिला, बोलने का भी मौका मिला। तो कई ऐसे, मैंने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया। दूसरी बात, जैसे अभी समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर के 37 सीटें ले आई, भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी आप किस रूप में कह सकते हैं? देखिए, आप बहुजन महापुरुष, समय समय पे सरकारें आई, 4 बार बसपा की रही, 4 बार सपा की सरकार रही, एक भी महापुरुष की मूर्ति आप बता दीजिए जो इन लोगों ने इस ज़िले में लगाई हो। मैं पर्यटन मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। हर समाज के, पिछड़े और दलित समाज के हर महापुरुष की मूर्ति आपको मिलेगी। बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति जेल चौराहे पे, ये भाजपा सरकार की देन है। पार्लियामेंट में बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति भाजपा सरकार की देन है। जितने पंच तीर्थ स्थल हैं बाबा साहब के नाम से, उनका सौंदर्यीकरण, उसमें फंड देना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज जो था वो समाजवादी सरकार में उसका नाम बदल के, बाबा साहब के नाम से बदल करके हटा दिया गया था उसको। वहाँ के जो हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं असीम अरुण जी, उन्होंने अप्रोच किया तो उसका भी नाम बाबा साहब के नाम से दोबारा रखा गया। ये भाजपा सरकार में हुआ। उसके अलावा एक और मैं आपको उदाहरण, अभी संत रविदास नगर का नाम फिर से रखा गया योगी जी द्वारा। तो ये मतलब एक माइंड सेट है लोगों का कि ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी दलितों को, पिछड़ों को, सबको बराबर सम्मान देती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई, चौक चौराहे एकदम सुसज्जित चौबंद कर दिए, अच्छे कर दिए। उसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं कि बाबा साहब, अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर एक फैशन बन गया है विपक्षियों का। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो तर जाते हैं। जी, ये विपक्षियों के लिए इसलिए कहा उन्होंने, और उस समय उनका क्या रहा होगा, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसलिए कहा होगा कि ये जो दल हैं जो बाबा साहब के नाम से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं,
बात आप समझिए, वोट लेना चाहते हैं। बाबा साहब की विचारधारा को तो ये कभी मानते ही नहीं। अगर मानते होते तो प्रमोशन में आरक्षण किसकी सरकार में ख़त्म हुआ? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में ख़त्म हुआ। ये बिल जो लाए कौन लाए? उसके अलावा मैंने आपको बताया, जितने यूपी की ही बात कर लो, पूरे देश की तो बात ही छोड़ दो, आप यूपी की जितने भी दलित महापुरुषों, आपके अड़ोस पड़ोस में संभल का नाम बदल के संभल फिर रखा गया। काशीराम साहब के नाम से था काशीराम नगर, उसका नाम बदला गया। हाथरस का नाम बदला गया। गौतम बुद्ध नगर का नाम बदला गया। ये नाम बदलने वाले कौन थे? भाजपा तो थी नहीं भाई। उनका कहना था कि जितना आप बाबा साहब का नाम लेते हो उसको उतना आत्मसात तो करो, अपने आत्मा में तो उस चीज़ को लाओ, तो बाबा साहब तरा देंगे आपको। बात समझिए कि आप विचारधारा नहीं अपना रहे हो, सिर्फ उनके नाम से दलितों को भ्रमित करके वो वोट लेना चाहते हो। ये उद्देश्य है आपका। ये उद्देश्य मतलब आपका कहना ये था, लेकिन जिस लहजे में कहा था वो लहजा ठीक था आपके? लहजा तो वो भी ठीक नहीं था। जब मुलायम सिंह यादव जी ये कहा करते थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। लहजा तो शिवपाल जी का भी ठीक नहीं था जब निठारी कांड हुआ था। तो लहजा तो कई बार फ्रेम ऑफ माइंड की बात होती है, या कई बार आदमी किसी और मूड में होता है, कोई और बयान दिलवा दिया जाता है। तो लहजे का तो यह है। अब आप एक बयान को मैं बताऊं, अयोध्या में एक उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करके पूरा चुनाव ही करा दिया गया। लल्लू सिंह सांसद बताइए, कहते 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे। बताइए आप, तो क्या बदल गया संविधान? 400 के आसपास तो भाजपा है, पूर्ण बहुमत में क्या संविधान बदल गया? भाजपा ही संविधान की रक्षा कर रही है। आप देखिए, दलितों और पिछड़ों की बात करने वाले लोग दलितों और पिछड़ों के दुश्मन हैं। पीडीए के नाम पे परिवार चला रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे पीडीए के नाम पे परिवार चला रहे हैं जी। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पीडीए का मतलब पीट देगा अहीर। मतलब ये अगले जी कहते हैं पीडीए का मतलब पीडी का मतलब पंडित, पीडीए का मतलब पीड़ितों की अपमानित। आखिर पीडीए का पूरा फॉर्मूला है क्या? पीडीए का फॉर्मूला देखिए, जैसे आपने कहा, तो समय समय पर, चूंकि अखिलेश जी ने कोई एक परिभाषा उसकी रखी नहीं है पीडीए की। पीडीए नाम तो दे दिया कि कभी तो पीडीए से पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, तो परिभाषा बदलते रहते हैं। उन्हीं के हिसाब से हम भी परिवार, चूँकि हम देखते हैं कि परिवार का डेवलपमेंट हुआ, 5-6 सांसद परिवार के हुए, तो हमारी नज़र में या विपक्ष की नज़र में तो वही चीज़ आएगी ना कि आप पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक को न लेके, या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को न लेके आपने परिवार का डेवलपमेंट किया है और उसी की अथॉरिटी आपके पास है। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी ठीक है। पीट देगा हीर इसलिए सही है कि अब किसनी विधानसभा की आप बात करो। कल परसों मैंने एक बयान देखा इनका, ब्रजेश कठेरिया, जब 15 साल से विधायक हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, कुछ काम किया नहीं उन्होंने। उनकी सरकार, वो सरकार में भी रहे और बिना सरकार के भी विधायक हैं। उससे पहले संध्या कठेरिया जी रहीं, तो 25 साल से तो ये विधायक हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन से कॉरिडोर की इन्होंने कोशिश की कि ये कॉरिडोर बन जाए, कौन सी सड़क डेवलपमेंट की इन्होंने बात की, कौन से उद्योग धंधों की बात की? सरकार में भी रहते हुए कुछ नहीं किया। आज जब ज़मीन अधिग्रहण का मामला आया, मैं इस मामले को लेके डीएम साहब से मिलूँगा जाके, चूँकि आप आए हैं तो बात चल गई, बता देता हूँ। जिन गाँवों का नाम विधायक जी ले रहे थे, उन गाँवों में स्थिति ये है कि जिसकी जो इनका कोर वोटर है, बिरादरी का नहीं, जो कोर वोटर है इनका, उस कोर वोटर ने वहाँ आसपास, जैसे किसी की 2 बीघा ज़मीन है, वो 20 बीघा जोते हुए है और आज तक वो छुट नहीं पा रही है। समझिए, बहुत प्रयास हो गया। मुड़ौसी मौजा में 500 बीघा ज़मीन है जो दलितों की इनके कोर वोटर ने दबा के रखी हुई। यादव समाज का, हाँ बिल्कुल खुलेआम है। और रठे में जिसकी ये बात कर रहे थे, रठे के 2, ये कह रहे थे कि ज़मीन मेरी माँ है, ज़मीन मेरी माँ है, ज़मीन मेरी माँ है। ज़मीन तुम्हारी नहीं, हमारी भी माँ है भैया, लेकिन उसके बाप कौन बने बैठे हैं ये भी तो देखो। 2 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा जोते हैं। जोते किसकी हैं? दलितों पिछड़ों की। क्योंकि कब्जेदारक वो ही रहे हैं, सरकारों वो ही रहे, लठ होनी का मजबूत है। कहते हैं कि समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट नहीं, खाली खेत भी हमारा है। तो बेचारे पट्टे हैं किसी के, जोत रहा है कोई। अब उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि अब कागजों के आधार पर मुआवजा मिलेगा। आप 20 बीघा जोते हो तो 20 बीघा का मुआवजा थोड़ा नहीं मिलेगा, आपकी 2 बीघा है 2 का मिलेगा। तो दर्द इसलिए हुआ उनको, इसलिए वो गए डीएम साहब के पास कि ज़मीन मेरी माँ है। लेकिन 9.5 साल से सरकार में आप हैं जी, फिर भी नहीं खाली करा। मैं बता तो रहा हूँ, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी भैया आप समझो, दमन हुआ है 50 साल से। वहाँ विधायक समाजवादी पार्टी का पिछले 50 साल से है, पिछले 50 साल। चेहरे बदलते रहे, चेहरे बदले हैं,
लेकिन वो दबंगई और वो जो ज़मीन दबाने की प्रथा है वो नहीं बदली। तो जो 50 साल की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब कि वहाँ जनप्रतिनिधि, ऑफिशियल जनप्रतिनिधि, जैसे विधायक आज भी समाजवादी पार्टी का है, चेयरमैन आज भी समाजवादी पार्टी का, तो जो ऑफिशियल जनप्रतिनिधि वहाँ चाहिए किसनी की जनता को, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया। ये शिकायत आपको भोगांव में नहीं मिलेगी, ये शिकायत आपको मैनपुरी में नहीं मिलेगी। ये शिकायत किसनी में इसलिए है कि जनप्रतिनिधि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सत्ताधारी दल का नहीं है। हमारे जैसे जिला पंचायत सदस्य, अन्य पदाधिकारियों ने जो भी कोशिश कर पाई, प्रदीप चौहान भाई साहब हैं, अरसारा वाले हमारे हैं, बंसर मऊ के शेखर हैं, तो जो वहाँ प्रदीप तिवारी जी हैं, जो अपना एक कहते हैं संगठन के पदाधिकारियों की एक सीमा होती है, तो संगठन का पदाधिकारी हो या जैसे हम जैसे जनप्रतिनिधि हैं, तो छोटी मोटी कोशिशों के बाद भी हम लोग लगभग 40% काम कर पाए हैं। ज़मीनें हमने छुड़वाई हैं उनके कब्ज़ों से, लेकिन फिर भी आज भी कोई, किसी ने कोर्ट में फंसा रखा है मामला, किसी ने दबंगई दिखा रखी है, आज हम मुड्डी गड़वाया है, कल वो फिर उखाड़ दी, तो हम भी मतलब मौके पे कितनी बार लड़ेंगे जाके, 1 या 2 बार लड़ लेंगे। तो बहुत समस्याएं तो हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 85 साल से जब से समाजवादी पार्टी वहाँ सरकार मतलब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, लगातार उनका विधायक है, उनका सांसद होता है, तो जो दबंगई है ये इनके जो ब्लड में है वो वहाँ पे काबिज है। उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स इनको जो मिलेगा 27 में, जब हमारी पार्टी का वहाँ से विधायक चुना जाएगा, और उस विधायक का पहला ये कर्तव्य होना चाहिए, एक इंच, चाहे मुझे टिकट मिले चाहे मेरे किसी भाई को मिले, एक इंच दलितों और पिछड़ों की या जिसकी भी दवा रखी है वो ज़मीन फ्री होनी चाहिए। चाहे यादव की ज़मीन किसी ने भले ही दवा रखी हो, उस ज़मीन का एक इंच उसको फ्री करा के उस किसान को जब दिलवाया जाएगा तो वो है असली ज़मीन, वो है असली माँ। आप दावेदारी कर रहे किसरी विधानसभा से, जी। आप कह रहे हैं कि जब प्रतिनिधि बनेगा तब, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 250 सीटें तो जीत चुके हैं 24 के नतीजों के आधार पर, जी। और उससे आगे कितनी जीतेंगे वो एक अलग विषय है। आपका विधायक अगर बन भी गया, सरकार अखिलेश जी बना रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश जी सपनों में फिर मामला वही आ जाएगा, सपनों में सरकार बनाएंगे, चूँकि उनके पास जो उनका कोर वोटर है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया। देखिए, मोहन यादव जी को हमने सीएम बनाया मध्य प्रदेश का, आज अनुजेश जो उनके खुद के रिश्तेदार हैं, उनके घर के दामाद हैं, वो हमारे यहाँ से करेल विधानसभा जीतने जा रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा योगी जी ने मंच से उनको कितना बढ़ावा दिया, उनको फ्री हैंड दे रखा है कि आप करेल में काम कीजिए। आप समझिए सीटें कहाँ से जीतोगे, अब जिले में ही बात कर लो, आप कौन सी सीट जीत रहे? ये था कि अब अनुजेश सबसे बड़े नेता, तो अनुजेश सबसे बड़ा नेता उनके समाज में होने चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार ने पूरी अथॉरिटी ले रखी थी। अपर्णा यादव जी उनके घर की बहू हैं, उनके लोग यहाँ हम जैसे जिला पंचायत सदस्यों पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पार्टी छोड़ गए। कभी जाके उनसे पूछे कि शिवपाल जी ने क्यों पार्टी बनाई थी, वो तो घर के थे। अनुजेश जी ने क्यों पार्टी छोड़ी, वो तो घर के हैं। हरिओम जी ने क्यों पार्टी छोड़ी, वो तो घर के हैं। अपर्णा जी ने क्यों पार्टी छोड़ी, वो तो आपके घर की बहू हैं। इनसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। लेकिन किसनी विधानसभा में एक पोस्ट हम डालेंगे, उस पर 100 कमेंट कर देंगे, और वो भी सारे नेगेटिव। पता नहीं क्या भाई, मैंने छोड़ी थी पार्टी, मैंने बताया ना आपको, मेरा क्लेश यहाँ के, मुझे समाजवादी पार्टी से कतई कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा पूरा सम्मान था, मेरे सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक 8 PM जिसको नाम दिया है हमारे माननीय मंत्री जी ने चुनाव के दौरान, वो 8 PM विधायक, पूर्व विधायक, उससे हमारा दारू पी के, वो दारू पीता भैया बहुत ज़्यादा, वो दारू पी के, और जो है इसमें क्या कहते हैं, चेयरमैनी के इलेक्शन में गाली गलौज कर रहा होगा प्रशासन पे, प्रशासन ने उसको लाठियाँ बरसाई, और वो लाठी खा के वो आके अपने नेताओं को गालियाँ देने लगा। मैं मौके पे था, आप थे मौके पे, तो आप बताओ। हाँ, मौके थे आप मौके पे थे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। हम भी वहाँ खड़े थे, हमसे भी की, तो वो तो सब, उनको तो चाटुकारिता की आदत है, वो तो सुन के रह गए। यहाँ तो स्वाभिमान समझौता कभी किया नहीं, हमने उस पर क्वेश्चन उठाया। हमने कहा क्वेश्चन उठाया तो हमारा हॉटटॉक हुआ, हमने उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखवाया, मुकदमा लंबा चलने के बाद एक बार पंचायत भी हुई। लेकिन जिन्होंने पंचायत भी की, उन्होंने भी उनको समझाने की जगह, अरे यार वो तो पी लेता है, ये वो इस तरह की बात करके, और उसको मतलब मेरा सिर्फ ये कहना था कि 100 लोगों के सामने उन्होंने बेइज्जती की है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं मुकदमा वापस नहीं लूँगा। और आज भी मुकदमा चल रहा है। अभी मैं एक वकील साहब से मिल के आया तो मेरे पुराने वकील को शायद किसी ने सेट कर लिया था कि क्या ही कर लिया पता नहीं, 8 महीने से मेरी फ़ाइल गायब थी कोर्ट से, मैंने दोबारा रीओपन करा दी। ये जो विधायक जी सपना सुने हुए बैठे हैं चुनाव लड़ने का, अभी मैं उस केस में पैरवी कर रहा हूँ, पैरवी करूँगा, कहीं सजा वजह हो गई तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। आपको रोकने का किसी ने प्रयास नहीं किया था? प्रयास किया था, जो लोग मुझे ले गए थे उन्होंने प्रयास किया था। मैंने सांसद जी के यहाँ बैठ के इस बात को कहा था, मैं सांसद जी मैं पार्टी तो अब छोड़ रहा हूँ। मतलब जाने से पहले जाने से पहले 10 दिन पहले बैठ के बता के आया था। मैंने मेरी मजबूरी है साहब, मुझे तो ऐसे ऐसे पता चला कि ये मुझे कभी कुछ होने नहीं देगा और मेरा तो राजनीतिक करियर लंबा है साहब, और परिस्थितियाँ अगर बनेंगी तो मुझे तो कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब चूँकि भाई उसकी पहुँच डायरेक्ट है तो सांसद जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा जवाब दे नहीं पाया, संतुष्ट कर नहीं पाए वो मुझे। और मुझे लगा कि यार अगर मैं यहाँ रहूँगा तो बेइज्जती करवा के रहूँगा तो उससे बेटर है कि मैं अपना डिसीजन लेता हूँ। आज मैं जहाँ हूँ पूरे सम्मान के साथ हूँ, सम्मान से समझौता यहाँ भी नहीं करने वाले हम। सम्मान यहाँ भी अगर 3-5 होगा तो लात मार देंगे। नहीं, लात तो सम्मान से समझौता नहीं होगा भाई। देखो, मुझे विधायक बनना, जिला पंचायत बनना, ब्लॉक प्रमुख बनना ये प्राथमिकता नहीं है मेरी। मेरी प्राथमिकता है मेरा समाज सम्मान के साथ जीवित रहा है और सम्मान के साथ ही जीवित रहेंगे। बाबा साहब ने भी कुर्सी को लात मारी थी, कानून मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था, बहन जी ने भी 3-3 बार इस्तीफ़ा दिया सरकारों से। तो सम्मान से समझौता कहीं नहीं किया जाएगा। आप सम्मानित हैं, आपका सम्मान पूरा करेंगे, लेकिन सम्मान हमको भी चाहिए भैया। सम्मान से सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। प्रदेश और देश में अभी पार्लियामेंट चल रही थी, विधानसभा भी सत्र भी चल रहा था जी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के सारे विपक्ष के सांसद, यहाँ के विधायक जितने भी सारे थे, आपकी सरकार में राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म है। चढ़ावा चोरी का मामला आप विपक्ष छोड़ना ही नहीं चाहता है। कैसे हुआ चढ़ावा चोरी? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ये बताइए, विभागों में टेंडर होते हैं, हम आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम आप सब जानते हैं कि पहले कोई कहते थे, कांग्रेस की सरकार में कहावत थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे 15 पैसे पहुँचता है। तो वो चोरी किसका पैसा होता था? चोरी तो होता था ना, यानी कि 85 पैसा पहले ही चोरी हो जाता था। बांटने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग नहीं थे, ना ही चंपत राय जी थे, ना ही राम मंदिर वाले लोग थे। राम मंदिर में जिसने 2 रुपये नहीं दिए चंदा के रूप में, आप समझिए वो आज चंदा चोरी का आरोप। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वहाँ सेवादार हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस ट्रस्ट में इंटरफेयर किया गया, क्योंकि जब हम किसी मंदिर की या किसी बिल्डिंग की वो रखते हैं, जैसे अभी आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जौहरी यूनिवर्सिटी बनवाई आजम खान जी ने, तो पूरा अधिकार रखे हुए हैं ना अपने पास। ज़मीनों के जो प्रकरण निकल के आ रहे हैं, जो मुद्दा बन रहा है, यानी उन्होंने आधिपत्य रखा। हमारी सरकार ने और हमारे लोगों ने सामाजिक चंदे से उस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसके लिए संसद में कहा जाता था कि मंदिर नहीं बनने देंगे। उस मंदिर को वहीं बनाया, मंदिर भव्य निर्माण हुआ। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई कि भाई आप लोग इसकी देखभाल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कर नहीं रहे वहाँ देखभाल। तो अगर कुछ इफेंट बट हुआ है, चोरी तो नीचे से होती है। जब 1 रुपया आता था और 15 पैसे पहुँचता था, तो आप कह रहे हो ऊपर से आता था तो नीचे 15 पैसे पहुंचता था। विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ तो नीचे से ऊपर गया है माल। अरे भैया, अगर ऐसी बात है, अगर आप जैसे आप कह रहे चंदा चोरी, तो भाई चंदा जो दिया है वो हम आपने दिया है। चंदा जो श्रद्धालु गए हैं उन्होंने दिया है चंदा। उनमें से कोई प्रश्न उठाता है इस बात को तो ठीक था। ये वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते थे। बाकी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, उसकी जांच में जो भी आएगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब हुआ आपको चढ़ावा चोरी? नहीं, दुख अगर चोरी हुई है तो चोरी है, दुख की क्या बात है? उसमें दोषियों को सजा होनी चाहिए। दुख से ज़्यादा उनको वो अपराध है। अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो वो अपराध है। दुख तो एक हमारी भावनात्मक बात हो गई कि हमारी भावनाएं आहत हुई उससे, ये दुख की बात हो गई। लेकिन चोरी करना, वो भी हमारे भगवान के उस चढ़ावे में चोरी करना, ये तो अपराध हुआ। तो जो अपराधी होंगे वो जेल जाएंगे।
बहुत सरकार का तो वो सिंपल फॉर्मूला मैं तो देखता आ रहा हूँ कि भाई तुमने गलत किया है, तुम जेल जाओगे, भाई कौन हो क्या हो इससे फर्क नहीं पड़ता। योगी जी का बहुत आना जाना रहता था अयोध्या में जी, विपक्षी आरोप लगा। योगी जी तो संत महात्मा हैं, वो तो गोरखपुर पीठ से शुरू हुए और आज देखिए प्रदेश के सबसे बड़े नेता के रूप में हम लोगों के बीच में हैं और संत आदमी हैं वो। आपने देखा उनके एक भाई फौजी हैं, अभी पीछे वीडियो वायरल हुआ, कितना साधारण जीवन जीते हैं वो लोग। उनकी बहन है, आज भी चाय की टपरी है उनकी उत्तराखंड में, तो बहुत साधारण जीवन जीते हैं वो हमारे आपके लिए जीवन जी रहे हैं। और जो उनका उद्देश्य है समता मूलक समाज की बात करते हैं वो, तो अब अयोध्या जिसकी आस्था होगी वही नहीं जाएगा, जिसकी आस्था नहीं होगी वो तो नहीं जाएगा। मंदिर में जाएगा तो वही जिसकी आस्था होगी। अब इनकी समाजवादियों की या कांग्रेसियों की आस्था नहीं है तभी तो नहीं गए। जो जाएगा उसके लिए ही तो कहा जाएगा बहुत जाते हैं, जो जाएगा ही नहीं, इनकी आस्था नहीं, जो राम मंदिर का विरोध करते आए, जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया, जिन्होंने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, तो वो क्या बात करेंगे राम मंदिर की भाई। अभी तक राम मंदिर बन नहीं रहा, बन गया तो ये हो गया। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, बेसलेस है। आपने कहा कि राम मंदिर, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जी, एक मुख्यमंत्री ने, जी, मुलायम सिंह यादव जी। दिल्ली में छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोलियां किसने चलवाई? गोलियां कहाँ चली? पैलेट गन्स की सुना है कि मैंने वहाँ यूज़ हुआ, लाठियाँ चली। भैया देखिए मेरी बात फिर समझिए, सरकार का स्टैंड एकदम पहले दिन से क्लियर था कि जेनजी अगर आंदोलन कर रहा है, नीट परीक्षा वाले आंदोलन कर रहे हैं, तो वो अपने परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाएं, एडमिट कार्ड दिखाएं, उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आज वही सेम आंदोलन झारखंड में हो रहा है और झारखंड में लाठी भी बरस रही है, पैलेट गन भी चल रही है, मुकदमे भी हो रहे हैं, लोग जेल भी जा रहे हैं, पिट भी रही हैं छात्राएं। लेकिन कहीं आपको समाजवादी पार्टी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के नेता या जो विपक्षी हैं वो झारखंड में क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी ने पूरा पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री ने सारी मांगे मान ली, आंदोलन भी खत्म हो गया। कब आंदोलन खत्म हो गया? आप मेरी बात सुनिए। लेकिन ये सब जो दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ वही सेम तो वहाँ भी हुआ ना, वो हुआ कि नहीं हुआ? वो सेम हुआ। यहाँ भी तो मांगे मानी गई। आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, इस्तीफा हुआ। लेकिन मुख्य बिंदु है जो यहाँ अराजकता फैलाई गई, आप देखिए कैसा, ऐसे वीडियो आपने भी देखे होंगे जहाँ पुलिस को पीटा जा रहा है, प्रशासन को पीटा जा रहा है, तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं। साथ एक यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के सामने 7वीं क्लास की बच्ची वहाँ आंदोलन में गई थी। तो ये आंदोलन था, 80% लोग उसमें वो थे जो विपक्ष के नेता थे, पार्टियों के थे। ये आपने बात कही, ये बिल्कुल सत्य बात है। वापस किसनी पे आ जाते हैं जी, पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, क्या विजन है? पार्टी अगर मौका देती है तो सबसे पहला मिशन और विज़न ये मान लीजिए कि मैं 100% भारतीय जनता पार्टी का परचम किस्नी में लहरा के रहूँगा। मैंने पिछले 10 वर्षों से वहाँ ही काम किया है। किस्नी विधानसभा मेरे लिए ये समझिए मेरा घर परिवार है और किस्नी विधानसभा से जुड़ा हुआ बूथ और सेक्टर का कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा घर और परिवार है। और मुझे तो एक पत्रकार बंधु, इंटरव्यू के बाद मैं आपको नाम बता दूंगा उनका, आप जाके उनसे पूछ लीजिएगा कि किस्नी के विधायक मुझसे इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने बाकायदा उस पत्रकार को ये कहा है कि भैया तुम सबका नाम लो, बस शुभम का नाम ना लो, उसकी टिकट ना हो, बस मैं नाम बताऊंगा। हाँ डरे, अरे डरेंगे, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हो। उनकी 15 साल की निधि का हिसाब मांगूंगा मैं, कहाँ लगाई उन्होंने, बाकायदा लिखा पढ़ी में। टिकट तो होने दीजिए, मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रपोजल मेरे पास भी आ सकता है, फिर आएगा, गया है मैं। और बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं किस्नी के, नाम बताऊंगा आपको, आप उनसे कंफर्म कीजिएगा कि ये बात किस्नी विधायक ने कही कि नहीं कही। तो वो डरे हुए हैं। 50 साल का इतिहास बदल देंगे। 100% बदलूंगा, क्योंकि मैंने काम किया है लोगों में, मैं जानता हूं उनका दर्द, उनकी नस जानता हूं, वो चाहते क्या हैं और उनको मिला क्या है, मुद्दे क्या हैं किस्नी विधानसभा के, मैं जानता हूं। कम से कम भाई साहब 100 बूथ भारतीय जनता पार्टी वो जीतेगी जो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती है। जो बीएसपी या अन्य दल जीतते रहे हैं वो 100 बूथ जीतेगी। और चुनाव की लड़ाई इतनी है, 10-12 हज़ार की लड़ाई है, 10-12 हज़ार की लड़ाई है। वो मैं अपना स्वयं का वोट, मेरा वोटर है, वो मैं लूँगा। टिकट नहीं मिला फिर क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलेगा तो जो कर रहे हैं वो फिर करते रहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे।
टिकट के लिए कभी पार्टी नहीं छोड़ी, मैं फिर बता देता हूँ आपको, टिकट के लिए पार्टी नहीं छोड़ी, न छोड़ेंगे। जिसको टिकट मिलेगा उसका साथ देंगे, जितना दे पाएंगे। हाँ, इतनी बात होती है, जैसे मेरी खुद की टिकट होती है तो मैं हो सकता लेट के भी वोट मांग लूँ, आपके लिए खाली खड़े होकर मांग लूँगा, लेकिन रहूँगा पार्टी के साथ और पार्टी के लिए ही काम करूँगा, पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ। मैंने आपको पहले भी ये बात चर्चा हुई कि सम्मान से समझौता नहीं, अन्यथा की स्थिति में टिकट मिले, अरे जिला पंचायत हूँ, जिला पंचायत की तो मिली जाएगी, जिला पंचायत हो जाऊँगा। नहीं जिला पंचायत की मिलेगी, ब्लॉक प्रमुख की मिलेगी, वो लड़ लूँगा, चुनाव लड़ूंगा। चुनाव कोई ना कोई मिल ही जाएगा। भाई एक बात समझिए, जैसे आपने अभी एक शुरुआत में कहा था कि दलित समाज के महत्वपूर्ण और सम्मानित नेता या कद्दावर नेता, जो भी आपके वर्ड्स थे, एग्जैक्ट तो नहीं याद, तो जिला पंचायत में 6 सीटें एससी की होती हैं, तो एक सीट पे तो नंबर आ ही जाएगा, टॉप 6 में तो कहीं ना कहीं होगा। इतना तो कमा ही लिया तो इतना तो बना ही रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है। अच्छा, अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी तो दुख ज़्यादा होगा टिकट ना होने पे। तो टिकट ना होना ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो करेगी एक्सेप्टेड, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। 5 सवाल आखिरी जी। बहन जी की राजनीति को कैसे देखते हैं? बहन जी ने दलितों के लिए जो किया, दलितों के लिए जो किया, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी पर्टिकुलर नेता ने न किया और न उन जैसा कोई कर पाएगा। भूमिहीनों को पट्टे देना, काशीराम आवास बनाना, अंबेडकर ग्राम बनाना, ये सब बहन जी के शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उनको मैं मानता हूं कि बहन जी ने दलितों के हित में और पिछड़ों के हित में बड़ा अच्छा काम किया था। उनकी अपनी एक सोचने की तरीका था, अपनी राजनीति थी, और मैं चूँकि उस पार्टी में कैडर से जुड़ा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं 5-6 बार मेरी मुलाकात भी है। और एक बार जब मैं पार्टी छोड़ा था, उससे करीब 3-4 महीने पहले बहन जी ने मुझसे फ़ोन पे भी बात की थी, तो मैं मतलब उनकी राजनीतिक के तरीके को जानता हूँ। अभी उनके जो उन्होंने लॉन्च किए हैं आकाश आनंद जी, वो बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और मैंने उनको सुना, उनका इंटरव्यू सुना, बहुत बढ़िया शानदार बोला उन्होंने। जैसे एक मुद्दा उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था, ये जैन जी आंदोलन से क्या पाया। आपने कहा कि हम आंदोलन किए, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटवा दिया, तो समाजवादी पार्टी के तो शिक्षा मंत्री बन नहीं गए, कांग्रेस के तो शिक्षा मंत्री बन नहीं गए, शिक्षा मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के ही बने और मनमर्जी का बन गया, और जो बनना था वही बने। कहने का मतलब ये है कि आप आंदोलन जो उन्होंने कहा, आकाश आनंद जी, उनकी बात का गौर कीजिए। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इनमें से कोई नहीं लड़ रहा, इनको चाहिए सत्ता में आए। बहन जी का चूँकि मैं मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, तो बहन जी मिशन मूवमेंट पे चलने वाली नेता रही। उन्होंने अभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहन जी का उत्तराधिकारी और जाटा समाज का नेता आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद, एक लाइन। आकाश आनंद। अखिलेश यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं 24 के नतीजों के बाद? 24 का नतीजा उनके ऊपर नहीं था। 24 का नतीजा कुछ हमारे बयान ऐसे आ गए थे। दूसरा, उन्होंने संविधान को जेब में रख लिया था, संविधान को के उसको लिए घूमते थे, तो दलित पिछड़े भ्रमित हो गए थे कि संविधान बदल रहा है, संविधान बदल रहा है। अब लोगों ने देख लिया कि इसका कोई मायने नहीं है। अब उनके पास उनका जो कोर वोटर है, मैंने आपको बताया, उनके घर के लोग दूसरे दलों में हैं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी जो पार्टी सम्मान देती है लोग उसके साथ जुड़ते हैं। उनके खुद के वोटरों में 20 से 30% भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। दूसरा कोई वोटर है नहीं, उनके मुसलमान उनसे छिटक गया है। तो आप समझिए, वैसे ही जो उनका कोर वोटर उसी में इतना बंटवारा है, सरकार के सपने तो देखना ही छोड़ दें। डिम्पल यादव सालीन है, मुलाकात है आपकी? हाँ है। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ये फायर ब्रांड है। वो तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो जो कह देते हैं वो ब्रांड हो जाता है। उनकी बात को मतलब शासन, प्रशासन और नेता, वो भविष्य के नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता हैं, बड़े नेता और बहुत ही प्रखर वक्ता। मैं उनके मंच पे भी सौभाग्य रहा है मेरा, मैंने उनको सुना है। एक बार यहीं छोटे कृष्ण में उनकी रैली में रहा था मैं, और उसके बाद बरनाल में उनकी रैली जो है वो कैंसिल हो गई थी बारिश की वजह से, मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया था। तो उपचुनाव की बात है, ये जयवीर सिंह जी अपने बरनाल में कैंसिल हुई थी, तो उसमें उन्होंने फ़ोन पे पूरा भाषण दिया था। तो जो व्यक्ति फ़ोन पे
जैसे ये लग रहा था कि सामने बोल रहे हैं, तो बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हैं वो। और जब मैं शामिल हुआ था, आप फोटो देखिएगा, तो उन्हीं के नेतृत्व में वो थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, केशव जी थे और ब्रजेश पाठक जी, इनके नेतृत्व में इनकी वहाँ पे मैं शामिल हुआ था। तो तब भी उनको मैंने सुना था। तो जितनी बार मैंने उनको सुना, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। विपक्षियों के पियर का चाचा और आपके ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी, 2 शब्द। वो भी कैडराइज व्यक्ति हैं, वो ठीक है, क्या उनका तरीका होता है बोलने का, वो अपने सबके तरीके होते हैं बोलने के, वो किस तरह से बोलते हैं एक अलग विषय है, लेकिन उनके जो मुद्दे होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, उनको मैंने देखा माननीय मंत्री जी को, जब मैं तो सरकार में नहीं था उस समय, वो पिछली सरकार में मंत्री थे और कुछ मुद्दों पर उन्होंने सरकार छोड़ दी थी, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो मतलब मुझे ये लगता है सम्मानित व्यक्ति हैं, और जो वो बात कहते हैं उसको अगर आप देखेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से उनकी बात बिल्कुल ठीक बैठती है। बस तरीके सबके अपने अपने होते हैं बात करने के, राजनीति में तो बात करने का तरीका अपना अलग हो सकता है, लेकिन उनकी बात बहुत अप टू डेट होती है। उनको आप सुनिए तो बिरादरियों के नाम, 85 नाम वो सेकंडों में बोल देंगे, जिलों के नाम भी सेकंडों में बोल देंगे। तो इतना प्रखर आदमी बोलने वाला भी मतलब रेयर होता है राजनीति में, वो हैं। शुभम सिंह जाटव, अब ये तो आप तय करेंगे। अभी तक तो मैं आपने देखा है मेरी लड़ाइयाँ जब भी हुई हैं सम्मान से रिलेटेड हुई हैं, तो मैंने जब भी लड़ाई लड़ी अंत तक लड़ी है। और मुझे लगता है कि मैं किसनी में अगर मौका मिलेगा तो लड़ाई को अंत तक ले जाऊंगा। और किसनी विधानसभा, क्या अपील करना चाहते किसनी की जनता से? जनता से तो अपील मेरी थी और है और रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी से चाहे शुभम सिंह जाटव प्रत्याशी हो, चाहे कोई अन्य प्रत्याशी हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, वो समझिए हमारा प्रत्याशी है, उसको जिताया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भैया।